नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। जोशीमठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सुरंग के ऊपर लैंडस्लाइड हुई है। पाताल गंगा के पास बन रही सुरंग के ऊपर भूस्खलन हुआ है। लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा जो है बढ़ गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के ऊपर लैंडस्लाइड हुई है। इससे हाईवे जो है बाधित हो गया है। हाईवे पर सुरंग के ऊपर लैंडस्लाइड हुई है। सुरंग के ऊपर भूस्खलन होने से रास्ता जो है पूरी तरह से बंद हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जोशीमठ से ये तस्वीरें। पाताल गंगा के पास ये सुरंग बन रही थी। वहीं इस दौरान लगातार बारिश के बाद जो पहाड़ हैं वो और ज्यादा कमजोर हो गए हैं। ऐसे में पहाड़ों से पत्थर और मलबा और बड़े बड़े बोल्डर दरक रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पागल तला के पास की तस्वीरें। पाताल गंगा के पास सुरंग बन रही थी, सुरंग का निर्माण हो रहा था। वहीं लगातार बारिश जिस तरह से हो रही है, बारिश के बाद अब बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है। पाताल गंगा के पास बन रही सुरंग के ऊपर ये लैंडस्लाइड हुई है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर, पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर सुरंग और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिर गया, जिससे जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच बनी नेशनल हाईवे बाधित हो गई है। तो जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सुरंग के ऊपर लैंडस्लाइड हुई है। पाताल गंगा के पास बन रही सुरंग के ऊपर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन होने से बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर और आधी चट्टान के बराबर मलबा जो है सुरंग के ऊपर और जो नेशनल हाईवे है उस पर गिर गया है, जिससे नेशनल हाईवे भी बाधित हो गई है। वहीं लगातार बारिश के कारण पहाड़ों पर भूस्खलन की स्थिति लगातार बनी हुई है। बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। झमाझम बारिश के बाद जैसे ही धूप निकली तो पहाड़ों को चटकना भी शुरू हो गया। ऐसे में बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर और चट्टाने जो है वो पहाड़ों से दरक रही है। पाताल गंगा के पास की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से सुरंग के ऊपर ये भयानक लैंडस्लाइड। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक शाह जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से तस्वीरें बद्रीनाथ के पास से सामने आई हैं, जोशीमठ की ये तस्वीरें जहां पाताल गंगा के पास बने सुरंग के ऊपर भयानक लैंडस्लाइड हुआ है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? प्रकार से आज दोपहर की घटना है। बद्रीनाथ हाईवे पर यहाँ पर पागल नाला के पास ये सुरंग है, उसके ऊपर से पहाड़ी का एक हिस्सा टूटने से यहाँ पर भारी मात्रा में मलबा आ गया था। ठीक है, दीपक की शायद आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से दीपक को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से क्या भयावह ये मंजर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में जोशीमठ के पाताल गंगा के पास जो सुरंग बनी हुई है उसके ऊपर ये लैंडस्लाइड होती है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ जो है दरकना शुरू हो गए हैं। दीपक शाह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, जिस तरह से भयावह तस्वीरें जोशीमठ से सामने आई है, क्या जानकारी इसको लेकर? जिस प्रकार से आज दोपहर 12 बजे के करीब ये घटना है कि पाताल गंगा के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर एनएच पर गिर गया था, जिससे कि आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बात की जाए तो आजकल पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद यहाँ पर तक धूप खिली है चमेली जनपद में, जिससे कि पहाड़ का दरकना जारी है। कल ही यहाँ पर जोशीमठ के पास एक भारी मात्रा में पहाड़ टूट चुकी थी, जो कि अभी तक बंद है, जिससे लगातार बीआरओ द्वारा 4 मशीनों के साथ भी काम किया जा रहा है। लेकिन आज दोपहर में फिर ये बड़ा हादसा एनएच पर हो चुका है और प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर यहाँ पर कड़ियाग, नंदप्रयाग, चमोली आदि स्थानों पर 30 राज्यों को रोका गया है और उनके इंतजाम किए जा रहे हैं। जी दीपक, जिस तरह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, क्योंकि ऐसे पहाड़ दरकने की वजह से मलबा जो है काफी ज्यादा रोड पर आ गया, नेशनल हाईवे बाधित हो गया है, क्या माना जाए कितना और समय लगेगा नेशनल हाईवे को खुलने में? जी, जिस प्रकार से ये घटना हुई है तो काफी बड़ी घटना है ये, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर एनएच पर ये मलबा गिर गया है। तो प्रशासन द्वारा यहाँ पर जेसीबी की मदद से हाईवे को खोला जा रहा है और काफी समय इसको लग सकता है, क्योंकि कल भी यहाँ पर जोशीमठ के पास पहाड़ी दर्ज थी, जो कि कल लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं और पहाड़ी काफी कठोर है, जिससे कि
उनको तोड़ने में भी काफी समस्या आ रही है। तो ऐसे में लगता है कि अभी काफी समय और इस हाईवे को दीपक, जिस तरह से मानसून का महज शुरुआती दौर है उत्तराखंड में और लगातार हम देखते हैं लगातार बारिश की वजह से जो है इस वक्त की अगर मौजूदा स्थिति की बात करूं 2 नेशनल हाईवे जो है बंद है और 200 से ज्यादा सड़क मार्ग इस वक्त अवरुद्ध है और वहां पर भी या तो कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। ऐसे में क्या माना जाए प्रशासन की किस तरह से तैयारी है, क्योंकि ये सिर्फ महज मानसून की शुरुआत, आगे पूरा मानसून का सीजन बचा है। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिन पहले लगातार पहाड़ों में 2 से 3 दिन तक लगातार बारिश हुई और काफी जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बाद से अभी लगभग 3 दिन बीत चुके हैं तो चटक धूप खिली है, जिससे कि जगह जगह यहाँ पर पहाड़ी चटकने की घटना हो रही है। चाहे चमोली के पागल नाला के पास बात की जाए तो चाहे जोशीमठ के पास बात की जाए, क्योंकि यह पहाड़ी हिस्सा है, चट्टानी हिस्सा है, तो काफी मात्रा में यहाँ पर चट्टान गिरकर हाईवे पे आ रही है। वहीं अब प्रशासन को भी इसे लेकर काफी अलर्ट हो गया है। जोशीमठ के पास बात की जाए तो हाईवे के दोनों ओर यहाँ पर 4 मशीनों को लगाया गया है, प्रेग्नेंट मशीनों को लगाया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी कि जिस तरह से मलबा हटाने के लिए हालांकि जेसीबी मशीनों को संवेदनशील पॉइंट्स पर तैनात किया गया है, लेकिन वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर बद्रीनाथ हाईवे की बात करूं, पागल नाले के पास का जो हिस्सा है, हमेशा से पिछले साल भी हमने देखा था, उससे पहले भी, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ज्यादातर लैंडस्लाइड होती है। तो उसके लिए कोई टेम्पररी सोल्यूशन की जगह परमानेंट सोल्यूशन आखिर प्रशासन ने कुछ उसका वहां पर सोल्यूशन ढूंढा हो? जी, पागल नाले की बात की जा रही है तो लगभग ये कई सालों से ये एक नासूर बन के रह रहा है। हर वर्ष यहाँ पर आए दिन और पागल नाला पे बन रहता है, लेकिन अब सरकार ये हो चाहे शासन द्वारा इसकी कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि यह एक काफी जो एक गंभीर दूरस्थ क्षेत्र है, जिसमें कि अचानक से यहाँ पर पहाड़ी में भारी मात्रा में मलबा और पानी आ जाता है, जिससे कि आए दिन ये यह बंद हो जाता है। स्थानीय लोग हो चाहे तीर्थयात्री हो, कई बार इसको सही करने के लिए या कोई वैकल्पिक मार्ग या इसको बनाने के लिए सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन परमानेंट इलाज इसका आज तक संभव नहीं हो पाया है, जिससे कि आए दिन यहाँ पर काफी परेशानी हो सकती है। बिल्कुल, स्थानीय लोगों को भी क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर परेशानियां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। अब तक अगर बात करें उत्तराखंड में कई लोगों की लैंडस्लाइड की वजह से मौत भी हो चुकी है। ऐसे में स्थानीय लोगों की क्या कुछ मांग है, यहाँ पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? जिस प्रकार से स्थानीय लोगों की बात की जाए तो आए दिन यहाँ पर कई स्थानीय मोटर मार्ग है जो कि आए दिन पहाड़ी चटकने से या मलबा गिरने से बंद होता है। कई बार प्रशासन को गुहार लगाने के बाद भी ये सड़कें अभी तक ठीक नहीं हो पाती है और कई महीनों कई हफ्तों तक ये सड़कें बंद हो रहते हैं। पहाड़ी इलाके होने के कारण यहाँ पर आए दिन यहाँ पर बोल्डर हो चाहे मलबा हो सड़कों पे आता रहता है। कई बार चाहे भीलवाड़ विभाग के अधीन हो, चाहे PMGSY के अधीन हो, चाहे लोकल सड़कें हो, कई बार इन पे प्रस्ताव और इनका एस्टीमेट शासन को यहाँ पर भेजा जाता है, लेकिन सड़कें पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है। जो सरकार दीपक, ये सिर्फ महज मानसून का अभी शुरुआती दौर है और ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात है। हालांकि प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है, जो तैयारियां पहले से होनी चाहिए थी वो आखिर क्यों नहीं हुई, ये तमाम सवाल जो है बरकरार है। दीपक, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में लगातार सुबह से वोटिंग जारी है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। बद्रीनाथ में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, वहीं मंगलौर में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 41% के लगभग मतदान हुआ है। वहीं मंगलौर की बात करें 56% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में दोनों सीटों पर सुबह से वोटिंग जारी है। इसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीटें शामिल हैं। बद्रीनाथ की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में एकदम सीधा मुकाबला है। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट में कांग्रेस, बसपा और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है। बद्रीनाथ की बात करें तो 3 बजे तक 41% मतदान हुआ है। वहीं मंगलौर सीट पर 56% के करीब मतदान हुआ है। हालांकि मंगलौर से सुबह के वक्त कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें
आपको वही ग्राफिक्स के माध्यम से समझा दें, मंगलौर की महाभारत में रण में कौन आमने सामने है। कांग्रेस की तरफ से काजी निजामुद्दीन और बीजेपी की तरफ से करतार सिंह बड़ाना। वहीं बद्रीनाथ की बात करें, लखपत सिंह बुटोला कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके सामने है राजेंद्र भंडारी जो कि बीजेपी में है। वहीं मंगलौर का रण, एक तरफ कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन, दूसरी तरफ बीजेपी के करतार सिंह बड़ाना और तीसरी तरफ उबैदुर रहमान। वहीं बद्रीनाथ की बात करें, कांग्रेस ने लखपत सिंह बुटोला पर दाव चला है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से बीजेपी का दामन जिन्होंने पकड़ा है, राजेंद्र सिंह भंडारी पर दाव चला है। तो ये मंगलौर का रण हमने आपको समझाया किस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला मंगलौर में बन रहा है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से काजी निजामुद्दीन चुनावी रण में है, कई बार मंगलौर क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ करतार सिंह बड़ाना को अब की बार बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा है, पहली बार ये उत्तराखंड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ सरवत करीम अंसारी, पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान चुनावी रण में। 2012 में राजेंद्र सिंह भंडारी बद्रीनाथ विधानसभा सीट से जीते थे। 2017 में महेंद्र भट्ट जो कि बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं, 2017 में उन्होंने बद्रीनाथ सीट पर जीत हासिल करी थी। 2022 में राजेंद्र सिंह भंडारी ने बीजेपी के महेंद्र भट्ट को यहां से शिकस्त दी थी। वहीं 2002 में कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद यहां से जीती थी। 2007 में बीजेपी के केदार सिंह फोनिया यहां से जीते थे, जिसके बाद राजेंद्र भंडारी 2012 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीते। 2017 में बद्रीनाथ सीट महेंद्र भट्ट के पाले में गई। वहीं 2022 में बड़ा उलटफेर, राजेंद्र भंडारी ने, कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी ने महेंद्र भट्ट को यहां से शिकस्त दी थी। हालांकि अभी हाल ही में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, विधायकी भी छोड़ी, जिसके बाद बीजेपी में राजेंद्र भंडारी शामिल हुए, जिसके बाद बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी पर ही अब की बार उपचुनाव में दाव चला है। वहीं मंगलौर के इतिहास की अगर बात कर लेते हैं, 2007 में काजी निजामुद्दीन यहां से जीते थे, कांग्रेस ने अब की बार भी काजी निजामुद्दीन पर दाव चला है। 2012 में बसपा के सरवत करीम अंसारी मंगलौर से जीते थे। वहीं 2017 में फिर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को यहां से जीत मिली थी। वहीं 2022 में बसपा के सरवत करीम अंसारी मंगलौर से जीते। हालांकि उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई और बसपा ने अब की बार सहानुभूति का कार्ड खेलते हुए उनके बेटे उबैदुर रहमान को यहां से प्रत्याशी बनाया। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, मंगलौर से विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं और चमोली से दीपक शाह। दीपक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बद्रीनाथ की बात करें, वोटिंग लगातार जारी है क्योंकि अब 4 से ज्यादा समय, यहां पर 4 बजे से ज्यादा समय बीत चुका है। कैसी हलचल देख पा रहे हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह, और अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करूं तो क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत? यहाँ पर 41% मतदान हो चुका है और अभी भी 6 घंटे 6 बजे तक यहाँ पर मतदान होना है। तो ऐसे में लगातार यहाँ पर चमोली जनपद में सभी बूथों पर, यानी कि 210 बूथों पर लगातार चुनाव जारी है। वहीं प्रशासन भी लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है। वेबकास्टिंग के द्वारा लगातार यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से ही चुनाव पोलिंग बूथों पर दौड़ाई जा रही है, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो भी पुलिस बूथ है उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी समस्या के लिए तुरंत से संपर्क साधने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, यानी कुछ ही और देर की वोटिंग और बची है। ऐसे में देखना होगा कि 41 से ज्यादा कितना मतदान प्रतिशत यहां पर बढ़ता है। आऊंगी आपके पास दीपक, एक बार विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, मंगलौर की बात करें, उपचुनाव का ये रण, और लगातार हम सुबह से देख रहे हैं किस तरह से वोटिंग लगातार जारी है। मतदान प्रतिशत की बात करूं, कितना मतदान प्रतिशत है और कुछ और घंटों का और समय बचा, कितना और बढ़ने की उम्मीद? लगातार यही, जिस तरह से सुबह से रुझान देखे जा रहा था कि लोग बढ़ चढ़कर लाइनों में लगकर मतदान करने के लिए आ रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र में काफी खासकर। और अगर बात करें परसेंटेज के 3 बजे तक करीबन 57% ये मंगलौर का जो विधानसभा का जो उपचुनाव का जो मतदान है वो हो चुका है। और अगर हम बात करें पूरा मतदान तो करीबन 70-75 के आसपास ये मतदान यहाँ पर माना जा रहा है कि रहेगा। उसके मायने कहीं ना कहीं ये है कि जिस लोगों में काफी रुझान यहाँ पर देखने को मिला, लोग अपना जो नेता है उसको चुनने के लिए बाहर आ रहे हैं।
हालांकि छुटपुट घटना जरूर यहाँ पर विकास, देखने को मिली थी। सुबह लिब्बरहेड़ी से ऐसी ही घटना सामने आई थी जिसमें समुदाय विशेष पर वोटिंग के दौरान हमला हुआ। क्या कुछ जानकारी उसको लेकर? अभी क्या मामला पूरी तरह से शांत है? देखिए करीबन 2 घंटे 1.5 से 2 घंटा वोटिंग वहाँ पर रोकी गई, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से कुछ लोगों को रोकने की, जो वोटिंग करने से रोकने की जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, वहाँ पर ये भी सूचना मिल रही थी कि वहाँ पर फायरिंग हुई है, लोगों में हाथापाई हुई है, जिसके कारण से 3 लोग घायल भी वहाँ पर बताए गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक यहाँ पर दिखाई दी है। कांग्रेस के आला जो नेता है रुड़की में एकत्र हुए, उन्होंने अपनी लिहाज से अपनी बात रखी और उन्होंने अभी हमारी जब बात हुई करण माला के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने साफ कहा कि लिब्बरहेड़ी का जो चुनाव है उसको लेकर चुनाव आयोग जाएंगे और उस पर्टिकुलर जगह के लिए विशेष तौर पर वो दोबारा चुनाव से मांग करेंगे। और अब इसकी शिकायत पूरे मामले की वो लगातार कांग्रेस यहाँ पर कहती रही है, क्योंकि जो सरकार है उसका उन्होंने आरोप भी लगाया कि वो अपना जो जिला तंत्र है, जो जिला के अधिकारी हैं, देहात या कोई भी, बिल्कुल, यानी जांच की बात सामने आ रही है। आऊंगी आपके पास वापस विकास, एक बार दीपक का रुख कर लेते। दीपक, बद्रीनाथ सीट की बात करें, 2022 में हमने देखा किस तरह से राजेंद्र भंडारी ने महेंद्र भट्ट को यहां से शिकस्त दी थी। अब की बार जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि राजेंद्र भंडारी जिन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है और महेंद्र भट्ट, दोनों ही साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों ही प्रचार प्रसार में हमें नजर आए। क्या माना जाए, कितना राजेंद्र भंडारी के पक्ष में माहौल, क्योंकि कांग्रेस छोड़ अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, और दूसरी तरफ लखपत सिंह बटोला कांग्रेस के। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट एक ही क्षेत्र से आते थे और लगातार हर चुनाव में आमने सामने रहते था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में अहम मौके पर जो कांग्रेस के विधायक थे बद्रीनाथ से राजेंद्र सिंह भंडारी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का थाम लिया था। ऐसे में जब बद्रीनाथ उपचुनाव की घोषणा हुई थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी साथ थी। ऐसे में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की तो पूरे मंत्रिमंडल, बिल्कुल, यानी यहाँ पर देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि बद्रीनाथ और मंगलौर के नतीजे किस तरह से रहते हैं, क्योंकि बीजेपी के आगे चुनौती है कि अपना विजय रथ आगे कायम रखा जाए, वहीं कांग्रेस और बसपा के आगे चुनौती होगी कि यहाँ पर अपना गढ़ को वापस जो है जीता जा सके। हालांकि नजरें इन दोनों ही सीटों पर, और 13 तक का इंतजार, क्योंकि 13 को नतीजे आएंगे। आप दोनों का ही फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं रुड़की से बड़ी खबर, चुनाव के बीच हंगामा भी जमकर हुआ है। बीजेपी नेता को बूथ पर जाने से रोका गया, बीजेपी नेता पर गाली गलौज करने का आरोप लगा है। रोकने पर काजी निजामुद्दीन से गाली गलौज उन्होंने की। उपचुनाव के रण में दंगल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चुनाव के बीच जमकर हंगामा भी चल रहा है। मंगलौर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव है, ऐसे में सुबह से वोटिंग लगातार जारी है और मंगलौर में सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। चुनाव के बीच जमकर हंगामा चल रहा है। बीजेपी नेता को बूथ पर जाने से जब रोका, तो बीजेपी नेता ने काजी निजामुद्दीन, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके साथ गाली गलौज कर डाली। उपचुनाव के रण में दंगल यहां पर जबरदस्त देखने को मिल रहा है। चुनाव के बीच हंगामा ही हंगामा है। सुबह भी समुदाय विशेष को वोट ना देने का यहां पर आरोप लगाया गया था। होते देखी जा रही है अपनी आंख से, लेकिन मंगलौर में कांग्रेस के लोग सब लोग अड़ रहे हैं। ये एक 5 आदमी का स्टाफ अंदर है, उनके ऊपर एक आदमी को भेजा जा रहा है, स्लो पोलिंग। और यहाँ आपको सैकड़ों मीटर दूर कोई नहीं दिखाई देगा। और जहाँ बीजेपी के लोग बैठे हैं वो बिल्कुल स्टेशन के बराबर लगे हुए बैठे हैं। और अभी मुझे बताया गया, मैंने अभी चेक नहीं किया, कि स्वामी यतीश्वरानंद जी भी घूम कर गए हैं। क्या मतलब है उनका पोलिंग स्टेशन के आसपास जाने का? क्यों वो चुनाव के दिन आज चुनाव प्रभावित करने के लिए आए हैं आज? तो ये बड़ा टैक्टिकली कर रहे हैं। और लिब्बरहेड़ी में गोली चली और लाठी डंडे बरसाए गए। लगभग आधा पौना घंटा बाद मैं पहुंचा हूं, तो जो घायल है आप लोगों के सामने हॉस्पिटल भी मैं लेकर आया हूं। और यहाँ स्थिति उन्होंने जो की है वो बड़ी खराब कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। और ये उत्तराखंड शांत प्रदेश है, इसमें अगर ये आप बीज बोएंगे
तो इसके बीच जाने कहाँ कहाँ निकलेंगे, ये ठीक बात नहीं। चुनाव की परिपाटी चुनाव के तरीके से रहे, सरकार चुनाव ना लड़े, पार्टियां चुनाव लड़े। वहीं उत्तराखंड की 2 सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव की वोटिंग लगातार जारी है। वहीं वोटिंग के बीच मंगलौर सीट पर हुई मारपीट से हंगामा हो गया है। वहीं मंगलौर सीट से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बड़ाना से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। समय चल रहा है, हालांकि सुबह से ही लाइनों में लोग लग के यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भारी मात्रा में वोट यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक घटना भी सुनने में आई, जहाँ पर कुछ उपद्रवियों द्वारा कुछ हल्ला किया गया, जिसके बाद हालांकि पुलिस ने वहाँ कंट्रोल कर लिया गया। सबसे पहले किस तरह का चुनाव देख रहे हैं? चुनाव अच्छा तरीके से हो रहा है। तो क्या लग रहा है? लगना है, देखो हर आदमी को अपनी जीत नजर आती है। देखिए, जिस तरह से सुबह लोगों में उत्साह था, लाइन में लग के तो अभी लेकिन बीच में लबेड़ी क्षेत्र में कुछ एक मामला आया, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आरोप भी लगा। नहीं, भाजपा के नहीं, तो झगड़ा भी उनका ही हुआ है, कांग्रेस और बसपा का। बीजेपी वालों को तो वैसे ही किसी झगड़ा नहीं। तो क्या कह सकते हैं कि वहाँ जो भी मामला हुआ, वो मामला क्या, वो किसी ने आपस में उनने छेड़छाड़ की है, वो तो काजी साहब का खेल है। तो आप क्या चाहेंगे कि प्रशासन किस तरह से उस पूरे मामले को देखे? नहीं, जो इंसाफ है वो करे। ये थे भाजपा के करतार सिंह भड़ाना, जो यहाँ पर मंगलौर सीट पर खुद एक उम्मीदवार हैं और जगह जगह जाकर अपने लोगों से मिल रहे हैं और वोटिंग का जो रुझान है उसको भी अनुभव कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से सूचनाएं जो मिली, उससे उन्होंने भाजपा का किसी भी कार्यकर्ता का उसमें सम्मिलित होने से इग्नोर किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस और बसपा आपस में वहां भिड़ी है, जिसका आरोप भाजपा पर लग रहा है। विकास चौहान, इंडिया वाइज, मंगलौर। अयोध्या के रुदौली से रौजा गांव तक बनने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2023 में करीब 9 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से हुआ था। पीडब्ल्यूडी की तरफ से सड़क का निर्माण करवाया गया था, लेकिन 1 साल बाद ही सड़क पर लगाई गई गिट्टी बोल्डर उखड़ने लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इस सड़क की हालत है जिसे 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसके अलावा जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। वहीं सरकार ने लोगों के लिए जिस सुगम पथ की परिकल्पना की थी, उसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की गुणवत्ता को दरकिनार कर निर्माण करवाया गया, जिस कारण यह सड़क महज 1 साल में ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने। तो लोक निर्माण विभाग द्वारा जो है 5 किलोमीटर सड़क की बनाई गई है, लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से। और ये दलसराय से जो है रुदौली मार्ग को जाता है। और यहाँ पे सड़क की स्थिति दिखाना चाहूंगा कि सड़क देख सकते हैं कि लगभग 1 साल पहले जो है इस सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है। और सड़क का निर्माण होते हुए साफ तौर पे जगह जगह जो है सड़क उखड़ना शुरू हो गई है। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है और कई जगह पे जो है सड़कें उखड़ी हुई हैं, जिससे लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। जो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, उनको दिक्कतें होती है। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, अभी सड़क कितने दिन हुई बनी और उखड़ने लगी? सर ये अभी 1 साल हुआ होगा, 1 साल में पूरा रोड उखड़ गया। 1 साल अभी भी नहीं हुआ होगा। कैसा लोग ठेकेदार लोग काम करता है हमारे देश का, हमको खुद नहीं मालूम है। क्या पैसा लूटता है कि काम करता है इस देश में, क्या होने वाला है खुद नहीं मालूम है हमको। तो कितनी जगह उखड़ गई? ये तो बहुत सारी उखड़ गई, यहाँ पे उखड़ गई है, आगे भी उखड़ चुकी है। ये रोड की पूरी वार्ड लग गई सर। ये 9 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बना। ये हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो ठेकेदार हैं, जो ठेकेदारों लोग को मतलब काम देते हैं, उन लोग को कभी देखा ही नहीं कि ये लोग कैसा काम करता है नहीं करता है। कभी उसका मुआयना करने आते नहीं, बस टेंडर दे दिया, काम हुआ नहीं हुआ वो मुश्किल नहीं, बस दिखा दिया ठेकेदार लोग ने कि हाँ सर काम हो गया, बस। भ्रष्टाचार हुआ इस रोड? अरे बहुत सारा इस पे एवरी डे जो है एक्सीडेंट भी होता है इस रोड पे। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टैंकर और डबल डेकर बस की टक्कर हो गई, जिसके बाद बस कई बार पलट गई। इस हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 19 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर बस बिहार के मोतिहारी से दिल्ली आ रही थी। जब यह हादसा हुआ उस वक्त सुबह करीब
5 बज रहे थे। इस दौरान उन्नाव के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के गड़ा गांव के सामने पहुंची। जब ये बस पहुंची तब पीछे से तेज रफ्तार दूध से भरा टैंकर ने ओवरटेक किया और इसी दौरान बस टैंकर से टकरा गई। यह हादसा इतना भीषण था कि डबल डेकर बस के पड़खच्चे उड़ गए। जहां हादसा हुआ उस जगह लाशों का अंबार लग गया। तड़के हुए इस हादसे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर है। गाय की जब 4 साढ़े 4 बजे हम गए थे लगभग, तो 2 किलोमीटर जाम लग गया यात्रा मंदिर जा रहे हैं। अरे सवारी वाली है यात्रा, थोड़ा सवारी इसमें तेज गति से हादसा हुआ था। इसमें करीब 18 लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। करीब 6 लोग जो हमारे थोड़े क्रिटिकल थे उनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। 5 लोग लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर हुए हैं और एक यात्री कानपुर ट्रॉमा सेंटर रेफर हुआ है। इसके अलावा जो 20 यात्री सेफ थे उनका प्राथमिकी करके उपचार करके और नाश्ता पानी इत्यादि करवा के उनको दिल्ली के लिए हम लोगों ने रवाना कर दिया। सर, जिला अस्पताल में किस तरीके की हम लोग के यहाँ 19 रेफरल आने थे। 3 लोगों का लेकिन इलाज CHC मागर में ही प्रॉपर्ली हो गया, तो उनको रेफर नहीं किया गया। 15 रेफर हुए, 15 को अटेंड कर लिया, उनके लिए बेड उपलब्ध है। हमारे पास 14 डॉक्टर हैं। उनमें से 6 यात्री आगे रेफर हो गए हैं जैसा मैंने बताया, और बाकी लोगों का इलाज यहीं पर चल रहा है। हम लोग उनका सेफली यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे उस पर एक दूध से भरे कंटेनर में और एक पैसेंजर बस में कॉलिजन हो गया। इसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई एवं 19 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए, और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं। और जो मृतक और घायलों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता निखिलेश सिंह का। निखिलेश, जिस तरह से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा सुबह सुबह हुआ, डबल डेकर बस पलट जाती है, कई लोगों की मौत यहां पर और कई लोग घायल। बात करें अगर घायलों की, क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या कुछ स्थिति है, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? जी देखिए रिया, बिल्कुल आपको बता दें कि यह सुबह के वक्त हादसा हुआ था। लगातार तब से जिला प्रशासन इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है और लगातार जो घायल हैं उनका जिला अस्पताल में समुचित इलाज कराया जा रहा है। और जिला प्रशासन की टीम लगातार जिला अस्पताल में मौजूद है, उनकी निगरानी में किया जा रहा है। और जो भी घायल हैं उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। 3 तरीके के हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए उन्नाव जिला प्रशासन की तरफ से। लगातार जिलाधिकारी गौरांग राठी जो कि शिवहर से बस आ रही थी, शिवहरी बिहार से बस आ रही थी, उसको लेकर भी वहां के DM से भी लगातार वो अपनी बात कर रहे हैं। और जो भी, क्योंकि अभी तक कुछ जो कि मृतक हैं उनको ज्ञात नहीं हो पाया है, कुछ अज्ञात हैं अभी, उनके लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि उनके परिजनों तक की ये सूचना पहुंचा दी जाए। हालांकि DM गौरांग राठी का कहना है कि अभी देर शाम तक की लगातार सभी जितने भी मृतक हैं, हादसे की मुख्य वजह क्या रही, कैसे हुआ ये हादसा? हादसे की मुख्य वजह की अगर बात करें तो उन्नाव SP सिद्धार्थ शंकर मीना ने अपनी बाइट में ही कहा कि अभी इस पर टेक्निकली जांच कराई जा रही है और टेक्निकली जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या थी। लेकिन जो आसपास के ग्रामीणों की अगर माने तो उन्होंने बताया कि ओवरटेक के चक्कर में बस ओवरटेक कर रही थी और पास वहां मौजूद। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किसी तरह के मुआवजे का ऐलान पीड़ितों के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी मृतक हैं उनके प्रति गहरा शोक जताया हुआ है। और PMO इंडिया की तरफ से एक ट्वीट करके बताया गया कि जितने भी मृतक हैं उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की धनराशि दी जाएगी और जो भी घायल हैं। ठीक है निखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।